नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों में क्या कुछ खास है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 3 दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना। अरुलमिहू नवशक्ति विनायकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। आरोग्य सेतु 2.0 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया लॉन्च। मेडिकल रिकॉर्ड और अपॉइंटमेंट की सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। ऐप के जरिए बन सकेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। पंजाब में बेअदबी कानून पर अकाल तख्त में अहम बैठक। पंजाब सरकार को 1 महीने में बेअदबी कानून में संशोधन करने को कहा। सभी मंत्रियों और विधायकों ने भी अकाल तख्त साहिब में रखा अपना पक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से संबंधित दोनों संशोधन विधेयक बहुमत से पारित। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विधेयक और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक विधानसभा में हुआ पास। और दिल्ली में 30 जून से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का करेंगे सत्यापन। 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सेशल्स यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और दोनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों को विस्तार दिया। पीएम मोदी ने वहां की संसद यानी नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और उन्हें आपको बता दें गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं केवल कूटनीतिक बैठकों और रणनीतिक साझेदारियों तक सीमित नहीं हैं। उनकी यात्राओं में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की मजबूत छाप साफ दिखाई देती है। मंदिरों, बौद्ध स्थलों और आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को नई पहचान दी है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सशक्त माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात और आपसी व वैश्विक हितों से जुड़ी बातचीत के इतर भी कुछ और है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इसे सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान भी देखा गया, जहां उन्होंने विक्टोरिया के माहे द्वीप में स्थित अरुलमिहू नवशक्ति विनायकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये सेशल्स का पहला और एकमात्र हिंदू मंदिर है। 1992 में स्थापित ये मंदिर अपनी जीवंत द्रविड़ वास्तुकला और रंग बिरंगे गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान गणेश मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ये स्वरूप सिर्फ सेशल्स तक ही नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। ये मंदिर भारत और UAE के बीच सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत आधार के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री का BAPS मंदिर का दौरा देश के सांस्कृतिक गौरव के गान के रूप में दर्ज है। वहीं वर्ष 2018 में हुई ओमान की उनकी यात्रा भी काफी ऐतिहासिक रही। 12 फरवरी 2018 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मस्कट के मातराह इलाके में स्थित 125 वर्ष पुराने शिव मंदिर मोतीश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री की 12 मई 2018 की नेपाल यात्रा भी सभी की यादों में है, जहां काठमांडू स्थित ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूती देना था। इसी साल अगले महीने की 2 तारीख यानी 2 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक श्री मरियम्मन मंदिर का दौरा कर पूजा पाठ किया।
उनके इस प्रयास से भारतीय प्रवासियों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ढाका स्थित प्रसिद्ध ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वे इस ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में बांग्लादेश दौरे की शुरुआत मां काली का आशीर्वाद लेकर की थी। 27 मार्च 2021 को उन्होंने शतखिरा में जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ की पूजा की, जो प्राचीन परंपरा में 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधनों में कह चुके हैं कि ये समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। वे अपनी विदेश यात्राओं में अक्सर उन स्थलों पर जरूर जाते हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2025 की थाईलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक और प्रसिद्ध वाट फो बौद्ध मंदिर का दौरा किया था। उनके साथ तब थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री पेटोंगतान शिनावात्रा भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने 46 मीटर लंबे लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने इससे एक साल पूर्व 10 अक्टूबर 2024 को लाओस की यात्रा के दौरान सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में भाग लिया। इस समारोह का नेतृत्व वियंतियाने में सी साकेत मंदिर के मठाधीश महावेत मसेनई ने किया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। 2022 में नेपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र तीर्थ स्थल लुम्बिनी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में हिस्सा लिया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान बुद्ध को मानवता की सामूहिक समझ का प्रतीक बताया। साल 2017 में श्रीलंका में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कोलंबो स्थित सीमा मलाक्का और गंगारामाया टेम्पल का दौरा किया, जहां उन्होंने पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह में हिस्सा लिया। वर्ष 2015 में श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा का दौरा किया, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन केंद्र माना जाता है। इसी यात्रा में उन्होंने टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक में श्रद्धा व्यक्त की। इसी वर्ष चीन के शांशी प्रांत में प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर दशांग टेम्पल का भी दौरा किया। वर्ष 582 ईस्वी में पुनर्निर्माण के बाद इसे दाशिंगशान मंदिर के नाम से भी जाना गया। वर्ष 2015 में ही मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गंडन मोनेस्ट्री का भ्रमण किया और वहां बोधि वृक्ष का एक पौधा भी भेंट किया। इस यात्रा में भारत और मंगोलिया को आध्यात्मिक पड़ोसी के रूप में रेखांकित किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच बौद्ध विरासत की साझा जड़ों को और मजबूती मिली। साल 2014 में जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्योटो के दो प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मंदिरों तोजी और किंकांकुजी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और आम लोगों व पर्यटकों से आत्मीय मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में आध्यात्मिक दौरों के जरिए बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत और भारत के सांस्कृतिक कूटनीतिक संबंधों को एक नई पहचान दी है। उन्होंने विदेश दौरों पर ये साबित किया है कि भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत विश्व को नए नियम आधारित व्यवस्था पर चलने की दिशा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बनी है, जिसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। वहीं हरियाणा को निर्धारित इनटेक पॉइंट्स और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक जलाशयों से पानी लेने की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। पानी की आपूर्ति के लिए हथनीकुंड से हासियावास तक 3 पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, जो हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरेंगी। समझौते के बाद अब भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
आपको बता दें 3 दशक पुरानी जल समस्या के समाधान की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये परियोजना लोगों और धरती दोनों की प्यास बुझाने का माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि नई परियोजना के तहत हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 MCM पानी पश्चिमी यमुना नहर से 3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली 3 भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान के कृत्रिम झीलों तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने इसे हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए जल सुरक्षा और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। 3 दशक पुरानी समस्या जो लोगों की प्यास और भूमि की प्यास से जुड़ी हुई थी, आज इसका समाधान होने जाता है। इन नई परियोजना से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी पश्चिम यमुना नहर से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से राजस्थान की कृत्रिम बनाई हुई झीलों में पहुंचाया जाएगा। ये 3 पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से ज्यादा है। आज राजस्थान और हरियाणा दोनों की प्यास बुझाने का प्रयास हो रहा है। और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच इस विषय पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जुलाई से अक्टूबर के दौरान उपलब्ध योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे दोनों राज्यों के हित में जल प्रबंधन को मजबूत करने वाला कदम बताया। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। यमुना जल समझौते को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता केवल जल बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के करोड़ों लोगों तथा आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को देते हुए कहा कि वर्षों से लंबित इस योजना को अब नई गति मिली है। आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर राज्य के कुछ हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के 6 जिलों में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। भारी बारिश, बाढ़ और नदी के किनारे के कटाव से आचपाथर और सीमेंट चापारी स्टेशनों के बीच स्थित एक रेलवे पुल प्रभावित हुआ है। 1965 में बने और बाद में ब्रॉडगेज में बदले गए इस पुल की हालत अच्छी थी, लेकिन नदी के किनारे का एक बड़ा हिस्सा बह जाने के कारण इसका एक पिलर अस्थिर हो गया। DRIMS असम बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार नांगला मुराघाट पर दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार शामिल हैं, जहां बाढ़ का पानी 11 राज्य सर्किलों के 96 गांवों में फैल गया है। धेमाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां करीब 15,483 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,263 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। धेमाजी में बचाव कार्य चल रहे हैं, जहां NDRF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने 5 नावें तैनात की हैं और करीब 52 लोगों और साथ ही 18 मवेशी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 6 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का लाभ इन जनपदों को मिल रहा है, जो क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने देश के विभाजन और उसके बाद बने हालातों के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बताया। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता में रही समाजवादी पार्टी को भी जनहित के मुद्दों की चिंता नहीं थी और वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रही। कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना या आवश्यक नहीं था। कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जो फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। दिल्ली में 30 जून से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन होगा। 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां लेने के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से सत्यापन अभियान में सहयोग करने और पात्र होने पर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने की अपील की है। हाउस टू हाउस विजिट बाय BLO 30 जून से 29 जुलाई तक है।
रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें बीएलओ घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ वीडियोस बनाए हैं कि अपना नाम कैसे सर्च करें, कैसे फॉर्म को भरें। तो एक डिटेल वीडियो हम लोगों ने इसी पे बनाया है कि जो इनूमरेशन फॉर्म है उसको कैसे सही से भरना है। अगर इनूमरेशन फॉर्म सही से भरा जाएगा, पूरी डिटेल सही से होंगी, तो हमारा जो नोटिस जनरेशन वाला है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी तो नोटिस जनरेशन हमारा कम से कम होगा और सटीक जानकारी हमें मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। बडगाम जिले में उन्होंने आज बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीएलओज के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए बूथ लेवल अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि बीएलओज की निष्ठा, समर्पण और कड़ी मेहनत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करती है। नई दिल्ली के पूसा परिसर में 2 दिवसीय ग्रामोदय से राष्ट्रोदय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ देश में ग्रामीण विकास को लेकर व्यापक मंथन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। उन्होंने राज्यों से समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की, ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। विकसित भारत जी राम जी अब ये 1 जुलाई से लागू होगा। केंद्र की ओर से आप जानते हैं 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। राशि की पूरी व्यवस्था है। आईटी संबंधित जितनी भी हमारी औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। हमने अपने तरफ से ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को भी अंतिम रूप दे दिया है। जब तक वो न बन जाए तब तक एक अंतरिम व्यवस्था भी की है और 1 जुलाई से इसको पूरी तरह से धरती पर उतरना है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रवण कुमार ने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि योजना में अहम बात यह है कि रबी खरीफ की खेती के दौरान बीबीजी राम जी के काम बंद रहेंगे। इस पहल के पीछे लक्ष्य ये है कि किसी भी सूरत में किसानों की खेती कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। योजना 1 तारीख से लागू होने वाली है। उसके लिए भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है, जो भी निर्देश दिया है, उसका पूरा इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। और विकसित भारत राम जी योजना में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 125 दिन काम देने का गाइडलाइन में किया गया है और साथ साथ कृषि कार्य के समय 60 दिन मनरेगा का काम बंद रहेगा। देश में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और सुशासन को नई मजबूती देने की दिशा में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय था प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमताओं का सार्थक उपयोग। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रकाशन और मंत्रालय का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया, जबकि सुकात में राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आप देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय विकास की दिशा में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20वां सांख्यिकी दिवस आयोजित किया। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने किया। समारोह में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे।
इस वर्ष सांख्यिकी दिवस की थीम रही प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमताओं का सार्थक उपयोग। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों का प्रभावी उपयोग कर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत बनाना और सुशासन को नई दिशा देना। इस दौरान डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वसनीय, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रशासनिक आंकड़ों की गुणवत्ता, विभिन्न डेटा स्रोतों के एकीकरण और बेहतर डेटा गवर्नेंस को समय की आवश्यकता बताया। हम अभी तक ट्रेडिशनली 50-60 से सर्वे डेटा वाज आवर मेन सोर्स, बिकॉज उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा इतना नहीं था। उसके बाद अभी बहुत कॉम्प्रहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अवेलेबल। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डेटा सब इंटरऑपरेबल हो, कंसिस्टेंट हो, तो उसी को कैसे कॉम्प्रहेंसिवली उपयोग किया जाए। और हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप कर गया है, तो इसी में डिजिटल डेटा भी बहुत फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसको भी कैसे यूज़ करें। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आवर गवर्नेंस हैज़ टू बी और इज बीइंग डेटा ड्रिवन। तो इसीलिए उस डेटा को कैसे मोर सिस्टमेटिकली हम यूज़ कर पाएंगे, वही कर रहे हैं। इस अवसर पर मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रकाशन जारी किए। इनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026, डेटा स्नैपशॉट ऑन एसडीजी, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2026, मिलियन प्लस शहरों में श्रम बाजार की स्थिति, शहरी असंगठित उद्यमों पर अध्ययन, एसडीजी के पीपल डायमेंशन पर विशेष बुलेटिन, हार्मोनाइजेशन ऑफ डेटा सेट पर हैंडबुक और MOSPI विजन डॉक्यूमेंट 2026-2031 शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर अरूप बोस को सांख्यिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जब से भारत आज़ाद हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, और ये रोल एक समय के ऊपर विश्व को दर्शाने वाला था कि स्टैटिस्टिक्स कैसे किसी कंट्री को आगे ले जाने के लिए उसका कैसे उपयोग हो सकता है। आज हमारे पीसी महानोबिस जो साहब थे, उनकी वजह से हमारा नाम है और आज का दिन मनाया जाता है। उद्घाटन सत्र के बाद प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमताओं का सार्थक उपयोग विषय पर तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और नॉलेज पार्टनर्स के विशेषज्ञों ने प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग, डेटा गुणवत्ता, अंतर संचालनीयता और डेटा एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम ने स्पष्ट संदेश दिया कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और समेकित आंकड़े ही सशक्त नीति निर्माण, पारदर्शी प्रशासन और विकसित भारत की मजबूत आधारशिला हैं। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट।